ये हमारा सत्र विश्व में हिंदी माध्यम और मानकीकरण देवनागरी लिपि के विशेष संदर्भ में आयोजित है। क्योंकि समय की सीमा है, इसलिए मैं सत्र प्रारंभ करना चाहूँगा। हमें प्रसन्नता है कि सत्र की अध्यक्षता भारत के जाने माने विद्वान आदरणीय जानकी प्रसाद शर्मा जी कर रहे हैं। इसके साथ ही बालेंदु दादी जी की अभी प्रतीक्षा है। अच्छा, पर्दे के पीछे बालेंदु दादी जी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। प्रोफेसर वेद प्रकाश सिंह जो ओसाका विश्वविद्यालय जापान में है, उसके बाद अलका धनपत जी जो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय मॉरिशस में, डॉक्टर संजीता वर्मा जो त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल में, प्रोफेसर वी वेंकटेश्वर राव जो भाषाविद हैं हैदराबाद से हैं, और प्रोफेसर अमिताभ सक्सेना जी हमारे जाने माने रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के। मैं सत्र के प्रारंभ में विशेष भूमिका इससे नहीं बनाऊंगा कि पहले ही विलंब हो चुका है, लेकिन हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे अध्यक्ष माननीय जानकी प्रसाद शर्मा जी, मैं हमारी कार्यवाहक कुलपति जी से निवेदन करूंगा कि वे संगीता जी से कि वे सबसे पहले आदरणीय जानकी प्रसाद शर्मा जी का स्वागत करें। ये गुलाब का फूल देकर स्वागत करें। इसके पश्चात जापान से आए ओसाका विश्वविद्यालय के हिंदी के प्राध्यापक प्रोफेसर वेद प्रकाश सिंह जी, मॉरिशस के महात्मा गांधी संस्थान से अलका धनपत जी, डॉक्टर संजीता वर्मा जी जो त्रिभुवन विश्वविद्यालय में नेपाल में हिंदी की विभागाध्यक्ष हैं, उन्हें मेमेंटो भी प्रदान करें वे, क्योंकि एक ही सत्र में हैं वो। डॉक्टर संजीता वर्मा जी, डॉक्टर वी वेंकटेश्वर राव जी जो हैदराबाद भारत से आए हैं, राजभाषा के प्रभारी रहें और बहुत सक्रिय हैं अभी भाषा से संबंधित कार्यों के लिए। उसके बाद हमारे आदरणीय प्रोफेसर अमिताभ सक्सेना जी जो हमारे शिक्षा रविन्द्रनाथ विश्वविद्यालय के शिक्षा के बहुत एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनसे भी निवेदन है कि अपनी बात कहें। स्वागत करें। जी। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय जैसा कि प्रारंभ में जी बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। आप जानते हैं कि जब हमारा आज का सत्र प्रारंभ हुआ था तो आदरणीय संतोष चौबे जी ने हिंदी शिक्षण के बारे में, जो खासकर वैश्विक स्तर पर हिंदी शिक्षण के बारे में जो कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में विस्तार से बताया था। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने, हमारे प्रोफेसर अमिताभ सक्सेना जी यहाँ पर उपस्थित है और उनकी टीम ने एक इसी संबंध में एक पुस्तक तैयार की है नींव, और इस नींव का लोकार्पण भी हम करने जा रहे हैं। तो मैं संजय सिंह राठौड़ जो हमारे विश्व रंग सचिवालय के सचिव भी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए इसे प्रस्तुत करें। इसका शीर्षक है नींव। इस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्तरों पर अपने प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। हिंदी का जो विश्व में हिंदी है उसके माध्यम को लेकर, और मानकीकरण का प्रश्न तो भारत में भी बहुत एक अलग तरह का प्रश्न लेकर हमारे सामने आते हैं। हमारे यहाँ केंद्रीय हिंदी निदेशालय है
जिसने हिंदी की वर्तनी का मानकीकरण करने की कोशिश की है, लेकिन उस मानकीकरण में भी कई प्रश्न उठ जाते हैं हमारी वर्णमाला को लेकर, उसके स्वरूप को लेकर कि भविष्य में उसमें किस तरह परिवर्तन किए जाएं, खासकर जो समय के परिवर्तन के अनुसार, नई पीढ़ी की सुविधा के अनुसार बहुत सारे परिवर्तन लिए हैं, लेकिन आखिर उसका एक मसौदा कैसे बने, उसके एक वास्तविक स्वरूप तक हम कैसे पहुँचे। तो हमारे विद्वान वक्तागण इस विषय पर अपनी बात कहेंगे। और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से अभी समय हो रहा है, 12 अभी बज रहे हैं, और हमें वैसे तो हमारा जो सत्र है वो 12:30 बजे समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं मानता हूं कि कम से कम हमें जो समय प्रदान किया गया है वो 1 घंटे का समय प्रदान किया गया है, ताकि 1 बजे तक हम ये अपना सत्र समाप्त करें। तो उस हिसाब से जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जो समय विभाजन करेंगे, 7 से 8 मिनट का प्रश्न, हाँ लगभग 8 मिनट का समय हमारे पास वक्ता के पास रहेगा, 7 से 8 मिनट। तो समय सीमा का मेरा निवेदन है कि अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि शायद अलका जी की प्रस्तुति भी है, बालेंदु जी की भी कुछ यहाँ पर प्रस्तुति होगी। जी 7 से 8 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। तो मैं सबसे पहले मैं शुरुआत, वेद प्रकाश जी आपकी भी कोई प्रस्तुति है क्या? नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि इसकी शुरुआत हमारे बीच ओसाका जापान से आए हैं प्रोफेसर वेद प्रकाश सिंह। मैं खुद इनके विश्वविद्यालय में कुछ माह पहले गया था और मैंने देखा है कि सक्रियता से वहाँ पर काम कर रहे हैं जापान के विद्यार्थियों को लेकर। तो बगैर किसी भूमिका का उनका स्वागत करते हुए मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वे अपने निर्धारित समय में अपनी बात रखें। प्रोफेसर वेद प्रकाश सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर कर्नावत सर, इस मंच पर आने के लिए, बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए विश्व रंग, संतोष चौबे जी, विश्व हिंदी सचिवालय, इस कार्यक्रम के जितने समस्त आयोजक हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम का विषय है, इस सत्र का विषय है विश्व में हिंदी माध्यम और मानकीकरण। एक तरीके से 3 विषयों पे बोला जा सकता है, लेकिन 7-8 मिनट में जितना न्याय हो सकता है इस विषय के साथ, और मैं संक्षिप्त बोलने के लिए प्रख्यात हूँ, तो कोशिश करूँगा कि मैं संक्षेप में ही अपनी बात रखने का काम करूँ। यहाँ पे विश्व में हिंदी पर बहुत देर तक बोला जा सकता है। मुझे लगता है कि उस विषय पर अलग से सत्र हो सकता है कि विश्व में कितने देशों में हिंदी है, उनका स्वरूप क्या है, कहाँ पर वो माध्यम के रूप में पढ़ाई जा रही है, और किस तरीके से जीवन शैली का माध्यम भी बन चुकी है, जहाँ पर हिंदी डायस्पोरा बहुत बड़ी मात्रा में है। विद्वत्गण जो मंच पर बैठे हैं और सामने जो विद्वान श्रोता हैं, सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। विश्व में हिंदी की अगर उपस्थिति देखी जाए तो लगातार बढ़ रही है। बहुत सारे देशों के मित्र बताते हैं कि विश्व में हिंदी पाठ्यक्रम से, विश्वविद्यालयों से घट रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से उसमें कोई बड़ी कमी आई है। हो सकता है संस्थानों ने अपनी वित्तीय परेशानियों के कारण कुछ जगह बंद किया हो, लेकिन मैं जापान का, कोरिया, चीन का, कई देशों का अनुभव जानता हूँ। वहाँ देखता हूँ कि किसी तरीके से विद्यार्थियों में, पढ़ने वालों की जो संख्या है उनमें कमी नहीं आई है। हिंदी लगातार बढ़ रही है, उसको जानने वाले बढ़ रहे हैं। बहुत देश ऐसे हैं जहाँ पर भारतीय नहीं, जो देश है जैसे जापान है, कोरिया है, वहाँ के मूल जो शिक्षक हैं वही शिक्षण में काम कर रहे हैं, और उन्होंने हिंदी सीखी, चाहे उस देश में या केंद्रीय हिंदी निदेशालय या आगरा से, कहीं से भी, और वो वहाँ पर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं अपने विषय पे मानकीकरण पे आता हूँ कि मानकीकरण, हिंदी शिक्षण में जब भी बात आती है मानकीकरण की, देवनागरी लिपि की, तो अभी पिछले सत्र में लीलाधर मंडलोई जी ने कहा कि हिंदी फिल्मों में हिंदी नहीं, हिंदियाँ हैं। तो मैंने उनसे कहा कि क्षमा मांगते हुए मैं इसके थोड़ा सा खिलाफ भी जाऊँगा। जब भी हम शिक्षण की बात करते हैं तो सुई के धागे की जो पिन पॉइंट होती है, अगर हमें सुई में धागा डालना है तो नोक जितनी नुकीली होगी और कम होगी, वहाँ से शिक्षण शुरुआत हो सकती है। और मानकीकरण मुझे लगता है स्वाभाविक रूप से हिंदी के जो पूरा क्षेत्र है उसमें से कुछ चीज़ों को लेता है। हाँ, हमें बहुत सारे शब्दों का और बहुत सारी जो हिंदी की शैलियाँ हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो शुरुआती चीज़ है। अगर हम मानकीकरण नहीं करेंगे, हिंदी का कोई पाठ्यक्रम नहीं बनाएंगे, हिंदी की बहुत सारी शैलियाँ हैं, हिंदी एक तरीके से नहीं, अनेक तरीक़ों से लिखी जाती है। अगर हम उसमें से एक का चयन नहीं करेंगे तो हम लोग विश्व में हिंदी सबसे पहला जो पाठक है, मैं भारतीय की बात, जो नॉर्थ ईस्ट है, दक्षिण भारत हैं, उनको भी मिलाकर बात कर रहा हूँ, जो सबसे पहला विद्यार्थी है हिंदी का, जिसके घर में, परिवार में हिंदी नहीं है, अगर हमें उसको हिंदी पढ़ानी है तो हम हिंदी के 4 रूप देकर उसको भ्रमित नहीं कर सकते। मैंने एक कक्षा में एक प्रयोग किया, 3रे वर्ष के जापानी विद्यार्थियों के सामने राहुल सांकृत्यायन की किताब है, किताब रूप में उपलब्ध बहुत सारे
पुस्तकालय में नहीं होगी, PDF में है, जापान शीर्षक से। मज़ेदार प्रसंग होगा कि आप उसका PDF एक बार देख लें और उसकी हिंदी देखें। हिंदी में जो आ स्वर है, आ में ही ई की जो मात्रा है, आ में ऊ की जो मात्रा है, आ में ही जो ओ की मात्रा है, खैर वो तो है ही, उसी तरीके से पूरी किताब लिखी गई है। मैंने कहा ये टाइपिंग, इस तरीके की टाइपिंग, मैंने उसको एक पन्ने को फोटोकॉपी कराई और विद्यार्थियों को कहा पढ़िए। विद्यार्थियों ने कोशिश की एक वाक्य पढ़ने की, मैंने कहा अब आप पढ़िए, और सारे विद्यार्थी हंसने लगे कि ये हिंदी हमने नहीं पढ़ी कि आ में जो आ है उसी में ऊ की मात्रा लगा के लिख दिया जाए कि उनका, जैसे आ लिखा जाए, ऊ लिखा जाए और ना और का उनका। इस तरीके की अगर हिंदी 1935 में राहुल शंकरत्यायन की एक किताब है जापान शीर्षक, और मुझे लगता है इस तरीके की हिंदी और भी जगह मैंने देखी। अब इस तरीके से अगर लिखा जाए और ऊ लिखा जाए और आधा ना लिखा जाए और का लिखा जाए, ये भी हिंदी है उनका, लेकिन ये गलत है। जो राहुल शंकरत्यायन की किताब है जापान, उसमें देखा जाए उसका प्रचलन नहीं हो सकता किसी तरीके से। हमारे पास स्वर है, व्यंजन है, तो हम किस तरीके से अपने ई और ऊ और दूसरे स्वरों को छोड़कर एक ही आ से काम लें और ई और ऊ का प्रयोग ना करें, तो हिंदी की वर्तनी, हिंदी का मानकीकरण नहीं हो सकता। इसी तरीके से देखा जाए व्याकरण की चीज़ें हैं। व्याकरण के बहुत सारे काम हैं। सही शब्द हिंदी शब्द सागर से, सही शब्द बहुत सारे प्रमाणिक शब्दकोशों से हमें लेने चाहिए। हिंदी जब हम बोलते हैं या लिखी जाती है, यहाँ पर भी 2 तरीके की हिंदी लिखी है। जो मानकीकरण केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किया है उसमें हिंदी में बिंदी है, ना कि आधा ना है, लेकिन दोनों ही रूप धड़ल्ले से चल रहे हैं। कौन सा वाला बताया जाए, इसमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि 2 ही रूप हैं और दोनों विद्यार्थी आराम से सीख सकते हैं। लेकिन हिंदी की शैलियाँ इतनी सारी हैं। अगर हम लिखते हैं कहीं पर नई दिल्ली में, या पे बड़ी की मात्रा लगाना है और कहाँ पे ई लिखना है, इसमें से कौन सा रूप अपनाया जाए। स्थाई अगर शब्द है, स्थाई नियुक्ति या स्थाई वाला जो शब्द है, कुछ लोग उसमें ई लिख देते हैं, बड़ी ई, और जबकि या और बड़ी ई होना चाहिए। ऐसे असंख्य हैं। अच्छी हिंदी शीर्षक से, अच्छी हिंदी नमूना शीर्षक से किशोरीदास वाजपेयी ने किताब लिखी है। मुझे लगता है जब भी हम विद्यार्थियों को किताब पढ़ाएं तो हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्दकोश हमारे पास, और हिंदी व्याकरण की अच्छी किताबें हमारे पास हर समय जेब में, हमारे बैग में, हमारे फ़ोन में, PDF रूप में, किसी ना किसी रूप में होनी चाहिए कि जैसे ही कोई शब्द आए हमें लगे खटके। हम सारे शब्द नहीं याद कर सकते, असंख्य शब्द हैं। मानकीकरण की जब भी बात आती है तो हमें, मुझे लगता है हम सब लोगों को मिलकर एक दूसरे के दोष विनम्रतापूर्वक बताते हुए ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे त्यौहार शब्द है। अभी मैं कोई प्रेजेंटेशन देख रहा था, उसमें औ की मात्रा है। मैंने कहा औ नहीं, ओ की मात्रा आएगी त्यौहार में। बहुत सारे लोग त्यौहार में औ की मात्रा लगाते हैं, तो उच्चारण की बात नहीं है। हमें कोई ना कोई एक गलत जो वर्तनी है उसको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे रूप अलग अलग तरीके से प्रचलित हैं, हमें उनको छोड़ना पड़ेगा। एक तरीके से हमें उसका संक्राही रूप जो शुद्ध है, सही है, मानकीकृत है, उसको अपनाना पड़ेगा। इसमें थोड़ी सी हमें निर्दयता दिखानी पड़ेगी कि हिंदी की बहुत सारी शैलियाँ हैं, वो हिंदी की खूबियाँ हैं। मुंबईया हिंदी है, कलकत्ता की हिंदी है, मॉरिशस की हिंदी है, जापान, ब्रिटेन, कनाडा में हिंदी है, पंजाबी हिंदी है। सारी हिंदियाँ जीवित रहें, सारी हिंदियाँ चलें। लेकिन जब भी बात आती है कि आपको एक आदर्श चुनना है, तो आप क्या करेंगे? बहुत सारी हिंदियों को एक चुनना है ना आपको तो सारे लोगों को हटाना पड़ेगा, सारी हिंदियों के रूपों को हटाना पड़ेगा। जब एक की बात आएगी तो आप बहुत अच्छा चाहते हैं कि 100 लोग आ जाएं, लेकिन आपको 99 को हटाना पड़ेगा। तो 99 हटाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि एक कौन सा रूप हम संसार के सामने प्रस्तुत करें, तो मानकीकृत रूप होगा। मानकीकृत रूपों में भी बहुत सारे, मुझे लगता है कि अपडेट हो रहे हैं। अभी मुझे सुनील कुलकर्णी जी ने बताया कि जो मानकीकृत की किताब है जिसको हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें भी 14 सितंबर को अपडेशन होगा। उसमें नवीनतम चीज़ें जोड़ी जाएंगी, कुछ चीज़ें हटाई जाएंगी, और फिर एक तरीके से नया रूप प्रस्तुत होगा। यानी हिंदी का संसार इस तरीके से छलछलाता पानी की तरह है, और कभी कभी उसमें इतने बड़े भूचाल से भी आते हैं जो इस समय अंग्रेजी से आए हैं। कुछ समय पहले अरबी फारसी, और शुक्ल जी के समय पे ब्रजभाषा और अवधी का था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसका एक तरीके से प्रांजल रूप प्रस्तुत किया, और हिंदी की अनस्थिरता पे एक लेख लिखा 1906 में सरस्वती पत्रिका में, और बताया कि हमें बहुत सारे रूपों को छांटना काटना पड़ेगा। भारतेंदु ने 12 तरह की हिंदियाँ बताई कि अलग अलग रूपों में कैसे हिंदियाँ होती हैं, लेकिन हमें एक हिंदी चुननी पड़ेगी। हमें बताना पड़ेगा कि ये मानकीकृत रूप है, इसको पहले पढ़ें, बाकी हिंदी की विविध शैलियाँ हैं उनको बाद में पढ़ें। धन्यवाद, आपने मुझे धैर्य से सुना। नमस्कार।
बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश जी, आपने विभिन्न जो बिंदु हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया। और जब हम वैश्विक स्तर पर भी देखते हैं तो हिंदी के अलग अलग स्वरूप भी हमारे सामने आ गए हैं। अगर हम सूरीनाम की बात करें तो वहाँ पर सरनामी हिंदी हमें दिखाई देती है। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर नेताली हिंदी है। और इस प्रकार फिजी बात है तो कहीं ना कहीं, और उसका अब तो लिखित स्वरूप भी हमारे सामने आ रहा है, उसमें पुस्तकें आ रही, वो भी हमारे सामने प्रश्न है। खैर, मैं चाहूँगा कि इस पर विद्वान जो हमारे आज वक्तागण हैं वही आगे बात करें। मैं नेपाल से आई त्रिभुवन विश्वविद्यालय में जो हिंदी की विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर संजीता वर्मा जी से निवेदन करूँगा कि वे हमारे निर्धारित समय में अपनी विषय पर बात रखें। डॉक्टर संजीता वर्मा जी। धन्यवाद सर। आप सबों को हमारा सादर नमन। सबसे पहले तो विश्व रंग को धन्यवाद, हमें बुलाया और आप लोग के सामने आने का मौका मिला, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात आती है कि हिंदी, विश्व हिंदी मानकीकरण और देवनागरी लिपि के संबंध में, तो मैं थोड़ा सा आप लोग के सामने आप लोग को नेपाल ले चलना चाहूँगी। बहुत लोग नेपाल को जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो नेपाल है कि भारत से बहुत नज़दीक है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ा हुआ है और एक तरफ से चाइना से उधर से जुड़ा हुआ है। तो बिहार से जो जुड़ा हुआ है उसको हम लोग तराई क्षेत्र, बॉर्डर इलाका बोलते हैं। यूपी से जुड़ा हुआ है, जहाँ की बोली भाषा जो कहिए वो आपके बिहार और भारत, उत्तर प्रदेश से मिलती है। मैथिली है, अवधी है, भोजपुरी है। और बीच में माने काठमांडू पहाड़ी क्षेत्र हो गया, और उसके ऊपर चले जाइएगा तो हिमालयी क्षेत्र है जो आपको हिम से ढका हुआ तिब्बती क्षेत्र मिलता है। तो इस तरह से ये नेपाल का ये एक भौगोलिक क्षेत्र है। इसके बावजूद नेपाल और भारत का बहुत घनिष्ठ संबंध है। वो धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी चीज़ से बहुत ही नज़दीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों की जो भाषाएं हैं, दोनों की जो लिपियां हैं, वो देवनागरी लिपि ही है। और इसलिए कि ये जो है सौरसेनी प्राकृत से हिंदी की भी उत्पत्ति हुई है, सौरसेनी प्राकृत से होते हुए सौरसेनी अपभ्रंश से तो नेपाल की भी जो भाषा है वह वहीं से उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम मानेंगे कि हम वैश्विक स्तर पे नहीं, हम आपको नेपाल से ही जोड़ के नेपाल की भाषा के बारे में ही बोलना चाहते हैं कि तो कुछ तो अंतर है। जैसे हम लोग भारत में अगर चावल बोलते हैं तो नेपाल में चामल बोलते हैं, मौ का यूज़ करते हैं। फिर हम लोग जैसे भारत में हिंदी में कैसेट बोलते हैं तो नेपाली में क्यासेट बोलते हैं। ये लिपि वही है, लेकिन शायद हो सकता है कि दो देशों का अंतर दिखलाने के लिए ऐसा मानकीकरण किया गया हो, या किस वजह से किया हुआ, कुछ तो बोली की बात आती है, इसलिए भी हो सकता है। लेकिन पहले के कुछ पूर्वजों लोग, जो प्राचीन काल के लोग बोलते थे, वो बोलते थे हम लोग तो चावल ही बोलते थे। बाद में आया कि नेपाली भाषा का भी मानकीकरण किया जाए, उसको एक रूप दिया जाए। तो देवनागरी रूप तो है ही, लेकिन थोड़ा सा बोली चाली में कुछ अंतर किया गया है। अब है कि अगर हम लोग मानकीकरण की बात करेंगे तो सही बात है कि शुरू में, अब जैसे सर बोले कि हिंदी में एक में बिंदी है, एक में न है, तो हम लोग तो पहले न आधा न ही लिखते थे। वही हाल जैसे अनुस्वार, माने भारतीय हिंदी में भी अनुस्वार की बात हट गई है, तो नेपाली में भी अनुस्वार इस सहजता की बात करते हैं। लेकिन जो आदत बन चुकी है लिखने की, सहजता की, तो वो आधा न ही लिखने में माने आती है सभी को। अब लोग नए लोग लिखने लगे हैं कि ह के ऊपर ही में बिंदी डाल देते हैं ना। और जहाँ तक नुक्ता की बात है तो वो हिंदी में नहीं है, वो नेपाली में भी नुक्ता नहीं है। वो अरबी फारसी की भाषा है जहाँ नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं नेपाली में जिनको हम लोग हिंदी में अनुवाद करना भी मुश्किल है। बाकी सभी शब्द मिलते हैं और बहुत सहजता से एक दूसरी भाषा को हम लोग समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन एक दो शब्द का हम आपको बतलाएंगे। जैसे नेपाली में बोलते हैं थपक्क बसने। अब वो थपक्क करके कैसे इसको अनुवाद कीजिएगा? बसने का मतलब तो बैठना हो गया, अब थपक्क कैसे कीजिएगा? जुरुक उठने ना। अब जुरुक कैसे
साधारण तौर पर हम लेंगे कि फटाफट उठ गए, लेकिन उसका वो शब्द नहीं आता है। तो इस तरह से उसकी अपनी कुछ विशेषता तो है जिसका हम लोग सही तरीके से अनुवाद नहीं कर सकते हैं, बस उसको भाव में डाल सकते हैं। तो दोनों देशों की जो मानकीकरण और एक देवनागरी लिपि की बात है, तो देवनागरी लिपि में तो ये बात सही है कि इसमें एक वैज्ञानिकीकरण है जो सभी भाषाओं को, जैसे आजकल हम लोग के भारत में ही देखते हैं कि यहाँ लोग रोमन लिपि का मोह ज़्यादा है, कुछ भी बात लिखते हैं तो रोमन लिपि में लिखते हैं, जबकि इस मोह को हटा के सबको देवनागरी लिपि में ही लिखना चाहिए। ये बात सही है, ताकि हम उसका विस्तार कर सकते हैं, उसकी व्यापकता को समझ सकते हैं, उसकी वैज्ञानिकीकरण जो है उसको समझ सकते हैं। और अगर भारत की जितनी सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषा तो हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं। कुछ जो हिंदी की जो बोली है, चाहे बिहारी बोली, पूर्वी भाषा की जो बोली है, उसके अलावा दक्षिणी भारत की बोली, तो बात आती है कि अगर सच में हिंदी की देवनागरी लिपि को लेके एक मानकीकरण किया जाए तो ताकि हम लोग सभी भाषाओं को समझ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, और ये एक दूरगामी प्रयास होगा। इसके लिए तो सच में बहुत मेहनत और कोशिश करने की ज़रूरत है। इसलिए ये तो अब आगे वाले जो हमारे विद्वान जन हैं वो जैसा बनाते हैं, बनाएंगे, हम लोग उसी पर कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद संजीता जी। और निश्चित रूप से इस चर्चा का तो एक बहुत लंबे दूर तक हम इसको ले जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अब अलका धनपत जी, जो यहाँ पर महात्मा गांधी संस्थान में हिंदी की बहुत वरिष्ठ प्राध्यापिका है, कई दायित्व निभाए हैं, वो अपनी बात समय का, चूँकि यहाँ पर फिर एक सत्र 12:45 पर भी एक सत्र होना है, तो मैं समझता हूँ कि खैर आप तो गागर में सागर भरने में माहिर हैं, तो मैं अलका जी से निवेदन करूँगा कि वे अपनी बात कहें। अलका धनपत जी। पुकारने वाला व्यक्ति बहुत समझदार है, इस समझदारी के लिए बहुत धन्यवाद। मैं, यद्यपि प्रेजेंटेशन है, आप नेक्स्ट पेज खोल ही दीजिए, ठीक। मानकीकरण के सवाल को लेकर बार बार मन में एक बात आती है, लड्डू सभी खाते हैं, मॉरिशस में भी लड्डू बनता है, सूरीनाम में भी, फिजी में भी, और मॉरिशस की हर पूजा पाठ, बच्चों के किसी कार्यक्रम में लड्डू बनते हैं। लेकिन जिन्होंने मोतीचूर के लड्डू खा लिए वे आज ढूंढते हैं कि मोतीचूर का लड्डू कहाँ से मिलेगा, और उसके बावजूद मोतीचूर के लड्डू भी बाजार में आने लग गए। अब लोग ढूंढते हैं कौन सी दुकान या रेस्टोरेंट पर कोई इंडियन कुक बैठा है, क्योंकि उसके जो मोतीचूर के लड्डू होंगे वह मोतीचूर के लड्डू होंगे। अगर हम एक लड्डू के मामले में इतनी मानकता ढूंढते फिर रहे हैं कि वो स्वाद नहीं बन रहा, तो भाषा तो बड़ी गहरी चीज है। हमारे सभी यहाँ जो अध्यापक बैठे हैं, हिंदी पढ़ने पढ़ाने वाले, अगर वे मानकीकरण पर ध्यान नहीं देंगे तो भाषा का वह जो सशक्त रूप है वह टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। मेरा छात्र पढ़ते समय कहता है, मैंने बात खाया, वह भात को बात बोलता है क्योंकि उसकी क्रियोल में वो प्रोनाउंसिएशन नहीं है। भगत हमारे घर में आए, भगत को भगत हमारे घर में आए, तो अध्यापक वहां पर उसको फोनेटिक्स के माध्यम से ठीक करवाता है, क्योंकि उसको समझाना है ब और भ में कहाँ अंतर है। मैं एग्जाम्पल्स कम लूंगी क्योंकि समय भाग रहा है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ये सारी चीजें लगभग आप सबको पता भी हैं और नेट पर भी मिल जाती हैं कि कितना अधिक हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है। और उसके बाद हम सभी आज ये जानते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। ये दर्द सभी के भीतर है, लेकिन उस दर्द के बावजूद भी परिस्थितियां इतनी जटिल हो गई हैं कि वह राजभाषा पर ही अटकी रह गई है। विश्व बाजार हिंदी को जोड़ रहा है टेक्नोलॉजी से। और आगे बढ़ते हैं हम। अब जरा लिपि की बात करें, जब मानकीकरण की ओर बढ़ते हैं। संसार में लगभग 4000 भाषाएं हैं और 400 भाषाएं ही लिखी जाती हैं। लिपियां केवल 40 हैं, और कुछ भाषाओं ने, जैसे आपने भी बताया, नेपाल ने देवनागरी को ही ऑप्ट कर लिया है। हिंदी की लिपि देवनागरी है,
हिंदी में जो वर्ण संख्या मैंने दी है 11, 33, 8, ये कुल मिलाकर 52 52 बनते हैं। हिंदी की विशेषताएं सभी को पता हैं। यह जो वैज्ञानिक विशेषताएं हैं, इसको बनाए रखने के लिए, हिंदी के मानकीकरण को सजाए रखने के लिए बार बार राजभाषा आयोग हमारी वर्णमाला में कुछ जोड़ता है, कुछ घटाता है, कुछ परिवर्तित करता है, जिसकी चर्चा अभी नेपाल से आए भाई साहब ने की कि अ पर उ की मात्रा, अ पर ई की मात्रा, यहाँ तक कि आपको याद होगा किसी जमाने में अ प लिखकर नीचे गोल बनाकर एक और र का निशान बना के बनाया जाता था, झ को इस तरह से बनाया जाता था। तो चीजें इसीलिए बदली ताकि मानकीकरण और जो देवनागरी का प्रयोग करता है उसके लेखन में प्रवाह बना रहे। लिपि की पद्धतियां बहुत हैं, जिनमें 4 प्रमुख हैं। चित्रलिपि है चीनी भाषा की, अरबी, फारसी, उर्दू की संश्लिष्ट आकृतियां हैं, लेकिन 50 भाषाएं उसमें लिखी जाती हैं। और ध्वन्यात्मक लिपि पद्धति से रोमन लिपि है, लेकिन अक्षरिक लिपि ब्राह्मी लिपि है, जिससे देवनागरी लिपि निकली है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इतिहास को छुआ कि 67 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण शुरू हुआ, एक लघु पुस्तिका भी मिली, संशोधित रूप 1983 में आया और 1989 में इसका पुनर्मुद्रण भी किया गया। यदि किसी को चाहिए तो नेट पर ये सब किताबें हैं भी। प्रयास चल रहा है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा भी इसके मानकीकरण को लेकर प्रयास किया गया है। अब जब चुनौतियां आई हैं तो नवीन सूचना प्रौद्योगिकी के कारण अब जब बच्चे टंकण करने लगे हैं, उसमें जैसे आप कोकिला फॉन्ट में करते हैं, तो आप अगर उसको विश्व लिखना चाहते हैं तो वो उसको तोड़ के नहीं दिखाता है, जैसे आप उसको एंटर करते हैं वो श व कर देता है। तो नए बच्चे को सिखाने के लिए हमको फिर मंगल फॉन्ट में जाना पड़ता है ताकि उसको अलग से श हलंत करके हम बता सकें। तो ये जब नए हिंदी सीखते हैं या टंकण करते हैं, उस समय उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो वहाँ फिर हम बच्चों को दोनों फॉन्ट कहते हैं डाउनलोड करने के लिए। कोकिला में मुख्यतः हम काम करवाते हैं और मंगल से उनको थोड़ा थोड़ा जहाँ पर शक्ति है, विश्व है, ऐसी चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं। समाधान के अनेक कदम उठाए गए। 2016 में फिर उसका परिवर्तित संस्करण मिला और आज अभी सूचना मिली है कि फिर से काम हो रहा है और नेट पर फिर नई पुस्तक आएगी। हिंदी माध्यम का जो प्रयोग है, अप्रवासी देशों में हिंदी माध्यम का प्रयोग व्यक्तिगत संबंधों में होता है। मॉरिशस को इस बात का गौरव प्राप्त है कि आज भी व्यक्तिगत संबंधों में हमने हिंदी के मानकीकरण रूप को जीवित रखा है। आज भी हमारा बच्चा माँ को मम्मी नहीं कहता है, उसने जिंदा ही रखा है, पिरामिड नहीं बनाया है। पिताजी बेचारे बदल गए, वहाँ डैड पा हो गया, पता नहीं पिताजी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन माँ, दादी, चाची, मामी, मौसी, फुफ्फू, फूफा, बहनोई, ये शब्द आप यदि हमारी शादियों में या संयुक्त परिवार के कार्यक्रमों में आए तो आप सुन पाएंगे। फिर परिवार में है, समाज में भी है। जब पूजा पाठ होता है, अभी देखिए जहाँ जितने हमारे छात्र हैं मिलेंगे, बहन जी नमस्ते, कोई मुझे हाय मैम बाय मैम नहीं करेगा। आपने सुना ही नहीं होगा यहाँ पर हाय बाय या मैम मैम, सभी बहन जी नमस्ते, कैसी हैं आप। तो ये जिंदा है। और शिक्षण संस्थाओं में बहन जियाँ हैं, अध्यापिका जी हैं, और जितने मेल टीचर हैं वे आज भी गुरु जी हैं। कोई उन्हें सर नहीं बोलता है, ये अभी भी भाषा ने जिंदा रखा हुआ है। देशों में आप प्रवासी देश पूरा प्रयास कर रहे हैं और मॉरिशस पूरी तरह से लगा हुआ है, उसकी चर्चा किसी और सत्र में होनी चाहिए। कार्यालय में भी आप जब किसी से हिंदी में बोले तो सामने वाला प्रसन्न होता है और वह कोशिश करता है और कहता है मैंने भी 6ठी तक हिंदी पढ़ी थी, बहन जी उतनी तो नहीं आती है। तो खुशी होती है कि उसको गर्व महसूस हो रहा है कि उसने पढ़ी है हिंदी। पुस्तकें, मॉरिशस की लाइब्रेरीज पूरी तरह से संपन्न है और धार्मिक कार्यों में यदि मॉरिशस के पंडित क्रियोल में बोले तो आम जनता पसंद नहीं करती है। वे संस्कृत के मंत्र और हिंदी में ही बात करते हैं, चाहे उतनी समझ ना भी आए, लेकिन ये जैसे मानक रूप है कि उनको संस्कृत और हिंदी का ही प्रयोग करना है। क्रियोल, फ्रेंच लोग पसंद नहीं करते हैं। और राजनीति में हिंदी आती ही है, आपने हमारे मंत्रियों को सुना भी है। और पर्यटन व्यापार में तो हमारी हिंदी ने
सबको जोड़ ही दिया। हमारा ड्राइवर भी हिंदी बोल सकता है, होटल्स में जिनको नौकरी मिलती है हिंदी उसकी एक विशेषता होती है, टूरिस्ट गाइड जो हैं उनके पास भी हिंदी का डिप्लोमा या जानकारी होती है। और इसके लिए हमारा एम्बेसी मॉरिशस ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन को भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि 24 घंटे वो जो आपकी पसंद का कार्यक्रम साक्षात्कार हिंदी में चलते हैं, लोग सुनते ही रहते हैं, तो वो उनके कानों में पड़ता रहता है। अब हम बढ़ते हैं हिंदी के मानकीकरण के रूप में, समापन की ओर बढ़ूंगी। ये स्वर है हिंदी के। एक स्वर जो हम बोले अंत में बोलते थे, वह कोई स्वर नहीं है, वह विसर्ग का चिन्ह है। तो इस बात का जो लोग मानक हिंदी की ओर बढ़ते हैं उनको ध्यान रखना होगा। हमारे 11 स्वर हैं, इसीलिए मैंने विसर्ग नीचे अलग से दिखा दिया कि स्वर नहीं है, वह विसर्ग है। नए शब्दों में कहीं विसर्ग नहीं है, लेकिन जो तत्सम शब्दावली हमारे पास है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें विसर्ग है। पर जो मानकीकरण की पुस्तकें आ रही हैं, जैसे दुख शब्द है, वहां से विसर्ग को उड़ा दिया है। निस्संदेह में भी आधा स कर दिया गया है। पूरी कोशिश की जा रही है कि हिंदी का जो मानकीकरण है वह सहज हो, जल्दी से समझ आ सके और प्रौद्योगिकी के अनुकूल हो। लेकिन मैंने यहाँ का जो कार्ड पढ़ा उसमें जगह जगह लिखा हुआ दीप प्रज्वलन, वहां एक गलती है, क्योंकि प्रज्वलन शब्द प्र उपस्वर्ग ज्वल मूल शब्द न प्रत्यय से बना है। उज्ज्वल में उत जमा ज्वल है तो त आधे ज में परिवर्तित हो जाता है तो उज्ज्वल होता है, लेकिन प्रज्वलन में 2 आधे ज नहीं होते, 1 आधा ज होता है। आप कार्यक्रम में देख सकते हैं ये। उसके बाद प्लीज एक बार बैक जाइए भाई साहब। नीचे एक मैंने शब्द दिया है अ। ये अ शब्द हमारी वर्णमाला में मानकीकरण के लिए जुड़ा है। कॉलेज, हॉस्पिटल, कॉफी, बॉल, ये सब बिना अ के हम ठीक से नहीं बोल पाएंगे। नहीं तो हम क्या बोलेंगे? कॉलेज से हॉस्पिटल जाते हुए वह अपने बोल या बाल को देगी, तो क्या बोल रहे हैं हम? इसलिए वो अ समझना चाहिए कि हिंदी में जो विदेशी शब्द आए हैं, खास करके अंग्रेजी के, उनके शुद्ध उच्चारण के लिए अब आप कहेंगे मानकीकरण में हॉस्पिटल क्यों आ गया, चिकित्सालय क्यों नहीं है? हॉस्पिटल इतना प्रचलित है कि उसको सहजता से हिंदी में ले लिया गया है। स्कूल, विद्यालय है लेकिन स्कूल भी चल रहा है। कंप्यूटर के लिए किसी जमाने में संगणक शब्द होता था, लेकिन आज संगणक कैलकुलेटर के लिए है, कंप्यूटर के लिए नहीं हो सकता। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर होना चाहिए। क्यों? अब आप माउस को कहेंगे मूषक, आप माउस ही कहेंगे, और अगर आप देवनागरी में ठीक से लिखते हैं तो स्वीकार्य है। यही जो कार्य हो रहा है मानकता का, जो शब्द दूसरी भाषाओं से हम ले रहे हैं उनका उच्चारण और लेखन ठीक से हो सके, ये बहुत जरूरी है। और शब्द कोइन करती है जनता। लौह पथगामिनी रेलगाड़ी के लिए बना, जब तक मैं बोलूंगी लौह पथगामिनी तब तक रेल ही चली जाएगी, तो इसलिए वो रेलगाड़ी जीवित रहा। यात्रा पत्र, हम कंडक्टर से कहेंगे संचालक महोदय मुझे यात्रा पत्र दे दीजिए, तो नहीं हो सकेगा। व्यंजन मैंने ले लिए, 2 व्यंजन और हैं, ड़ और ड़, ये अलग से जुड़े हैं, व्यंजन में नहीं थे। ड़ वह पढ़ते पढ़ते गिर पड़ा, पढ़ते पढ़ते गिर पड़ा। नेक्स्ट, इसमें क्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्ताक्षर हैं। आगे 3 होते थे, ये 4 हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये कुछ शब्द मैंने दिए उनके, इसी तरह से द्व, द्र, ध, द्य, ध, ह्र चिन्ह में लोग बहुत गलतियां करते हैं, इसके स्पेलिंग को प्लीज आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये भी कुछ उदाहरण है, मैं इस पर नहीं जाऊंगी, और उसके बाद मैं आप सबका धन्यवाद करूंगी जवाहर जी का विशेष रूप से कि जल्दी भगा के गाड़ी को स्टेशन पे पहुंचा दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने बहुत तेज़ी के साथ बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी है, बहुत प्रभावी ढंग से रखी है। मैं आपका बहुत आभार मानता हूं, और इस पर बगैर कोई टिप्पणी किए हमारे अगला वक्ता डॉक्टर वी वेंकटेश्वर राव, जो हैदराबाद से भारत से आए हैं, वे अपनी समय सीमा में अपनी बात रखें। स्वागत है डॉक्टर वी वेंकटेश्वर राव। धन्यवाद जवाहर साहब। मंच को नमन, सभागार में उपस्थित विद्वत जनों को नमन, विश्व रंग को नमन,
और हिंदी सचिवालय को नमन। वेद भूमि भारत की देव भाषा संस्कृत की देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा अपनाकर सदियों पूर्व ही विश्व में सुदूर प्रांतों तक पहुंच गई है। इसमें विदेशियों का ही नहीं और प्रवासी भारतीयों का नहीं और भारतीयों का भी बहुत सारे जो भाषाविदों का और आम जनता का योगदान रहा हिंदी को विश्व भर फैलाने में। यहाँ जब आज देवनागरी लिपि के विशेष संदर्भ में बात हो रही है तो भारत पर आक्रमणों की वजह से हो या व्यापारियों की वजह से हो, पहले ही 16वीं शताब्दी से ही हिंदी के व्याकरण पर काम होना प्रारंभ हुआ। 1698 में जो प्रशिया के जॉन जोशुआ केटलर ने डच भाषा में हिंदी व्याकरण बोलचाल हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक लिखी है, उस समय ही डच भाषियों में हिंदी भाषा पहुंच गई है। और 1796 में गिल क्राइस्ट ने स्कॉटिश के उन्होंने ए लैंग्वेज ऑन हिंदुस्तानी और उस पर एक ग्रामर ऑन हिंदुस्तानी लैंग्वेज, उसमें जो हिंदी और उर्दू भाषा के बारे में व्यापक जानकारी दी है। और ब्रिटेन के ग्रियर्सन जी ने ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और उसमें में हिंदी और अन्य भारतीय बोलियों के बारे में विस्तृत अध्ययन उसमें प्रस्तुत किया है। ये सब जो बहुत सारे जो विदेशियों ने भी, चाहे जो भारत पर वो अभिशाप रहा हो जो आक्रमणों का और व्यापारों का, लेकिन हिंदी के विकास में एक प्रकार का वरदान भी माना जा सकता है और यह करना मेरे ख्याल से अनुचित नहीं होगा। और जहाँ तक जो अन्य जो हिंदी के प्रचार प्रसार में जो बातें बहुत कुछ ये 2 दिन में कही गई हैं, जिस प्रकार जो इसका विस्तारण हुआ था और मार्क्सिस के जो अमरनाथ विश्वनाथ जी जो हिंदी के जो प्रथम लेखक जो मार्क्सिस के कहा जाते हैं, इन सब के योगदान के बारे में हमने सुना भी है। और जहाँ तक जो देवनागरी का मानकीकरण की बात है, वेद जी ने आज जो मंच पर बैठा है और इसे धनपत मैडम ने मेरी बात छीन ली है, फिर भी कुछ अलग ढंग से कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। जो आजकल छठ मंगनी फट ब्याह इस प्रकार की जो प्रथा चल रही है और किसी के पास समय नहीं है, और ऐसी जो भी काम हम करना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं, जो तुरंत होना चाहिए, तो युवा पीढ़ी को हम साथ लेकर जाना पड़ता है। क्योंकि अब अगर पुरानी जो प्रथा को अगर हम उसी पर अडिग रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और सूचना प्रौद्योगिकी का भी दौर चल रहा है। तो इसीलिए तो जैसे अभी जो यहाँ जो बात हुई जो देवनागरी जो लिपि के संदर्भ में, केवल मैं एक अपवादों के बारे में यहाँ मैं सूचित करना चाहता हूँ। जो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग अनजाने में अगर हम करें तो उसका अर्थ जिस प्रकार अनर्थ हो जाता है, तो उस पर ध्यान देते हुए अगर हम नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को हम उस जानकारी से अवगत करा पाएँ और उसका व्यापक प्रचार प्रसार करा पाएँ और जो पाठ्यक्रम में उनको शामिल करा पाएँ, तो शायद हो सकता है कुछ हिंदी भाषा की गलतियों से हम दूर रह पाते हैं। जैसे अभी जो बात हुई, जो अनुस्वार की तो अभी स्वीकार किया जा रहा है, जो बिंदु की जो परंपरा तो होना ही है, अभी तो उसको तो रोका कोई नहीं सकेंगे। लेकिन कभी कभी जो अनुनासिक की बात होती है, जो चंद्र बिंदु की बात होती है, तो उस समय कुछ शब्दों का जो अर्थ बिगड़ जाता है। जिस प्रकार जो कल भी इसके बारे में जो बात हुई थी, जिस प्रकार जो चंद्र बिंदु युक्त हंस लिखेंगे और चंद्र अनुस्वार युक्त हंस लिखेंगे तो उसमें अर्थ अलग अलग होता है। जो चंद्र बिंदु युक्त हंस में जो उसका तो लाफ के संदर्भ में होता है और अनुस्वार युक्त हंस में तो वह स्वैन SWN स्वैन के संदर्भ में होता है। तो इस प्रकार के जो अपवाद स्वरूप शब्द जो कम हैं, बगैर चंद्र बिंदु के ही अनुस्वार के साथ बहुत सारे शब्द हम आजकल चला रहे हैं, उससे कोई अभी आपत्ति भी नहीं उठाई जा रही है सरलीकरण प्रक्रिया में। लेकिन जिस प्रकार के जो अपवाद शब्द हैं जहाँ जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ऐसे शब्दों की एक सूची बनाई जाए
और उसे जो व्याकरण की किताबों में, जो भावी संस्करणों की किताबों में और जो हिंदी जो पाठ्यक्रमों में भी अगर इस प्रकार के अपवादों की सूची यदि शामिल की जाती है तो कुछ जो युवा पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी के लिए इससे कुछ लाभ हो सकता है। और इसके अलावा जो जिस प्रकार अभी यहाँ जिक्र किया गया था नुक्ता के बारे में, नुक्ता भी आजकल क्योंकि पता ही नहीं चलता, क्योंकि अरबी, फारसी, उर्दू शब्दों में किन शब्दों में नुक्ता का प्रयोग करना है और किन शब्दों में नुक्ता का प्रयोग नहीं होता है। तो जब साहित्य कार्य भी हम गलती करते रहते हैं, सफल में नुक्ता की जरूरत नहीं, ना फा के नीचे हम नुक्ता लगा देते हैं। सो इस प्रकार जो मान लीजिए जो राज है और राज है, जो राज जो है जो होता है, जहाँ हम जब नुक्ता लगाते हैं जो सीक्रेट हो जाता है। अगर बगैर नुक्ता का जो होता है वह जो एडमिनिस्ट्रेशन या रूलिंग शासन होता है। जैसे हमारी जो राजभाषा की बात ले लीजिए, यदि आप राजभाषा कहेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, यदि उसी में अगर नुक्ता लगाएंगे राजभाषा आप कहेंगे तो सीक्रेट लैंग्वेज हो जाता है। तो इस प्रकार अर्थ बिगड़ जाता है। जिस प्रकार जो कल भी एक ऐसे सपोज जहर एक है पॉइजन के लिए, जहर एक है जो है हार्श के लिए, उसी प्रकार जो ज़मीन एक शब्द है, और इस प्रकार जो जीवन एक शब्द है, और जो जहाँ जो जीना एक शब्द है और जीना एक शब्द है, इसमें तो अलग अलग अर्थ हमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के अपवाद शब्दों की एक सूची बनाई जाए और उसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। और एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जो जहाँ जो पदनामों की बात होती है, जो पद जो है जो हमेशा जो पद के आधार, पद का महत्व होता है, लिंग का महत्व नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो अध्यापक को अध्यापिका कहते हैं, पहले से यह प्रथा चल रही है, संपादक को संपादिका कहते हैं, संस्थापक को संस्थापिका कहते हैं, इस प्रकार। लेकिन हम निदेशक को निदेशिका कहना अच्छा नहीं लगता, और उसी प्रकार सचिव को सचिविका कहना अच्छा लगता, कर्मचारी को कर्मचारिणी कहना अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार का भी जो इसका व्यापक प्रचार और पाठ्यक्रम में भी इसकी जानकारी, इसका जो कहीं जो एक रूपता हो, इसका जो पुल्लिंग प्रयोग ही जितने भी जो पदनाम होते हैं, और इस प्रकार जो आजकल ABCD के लिए जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने सूचित किया था, उसको का खा गा के बजाय ABC ही लिखते जाएं। और जहाँ जो पुराने जो प्रलेख हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें जो लिखा हुआ है ए के लिए का लिखा है, तो उसको उसी रूप से आप लेते रहिए कोट करते समय। लेकिन अगले जो जब आप लिखते जाएंगे तो उसमें ए के लिए यही लिखते जाए ताकि कोई कंफ्यूज ना हो ट्रांसलेशंस में। तो इस प्रकार जो पुलिस स्टाफ का तो अभी कड़ीपाई का भी जो प्रथा कम होती जा रही है, जो डाट लिखते जा रहे हैं, लेकिन इस पर भी जो कुछ हम एक रास्ता निकालना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी जहाँ हम यहाँ वहाँ कहते हैं और हूँ कहते हैं, तो हूँ में बिंदी लगाने से कभी कभी खटकता है। फिर भी इसका जो लिखावट आजकल चल रही है, इस पर तो कुछ हमें कुछ इसका सरलीकरण की ओर आगे बढ़ते हुए बहुत कुछ इसका जो व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अपने आप ये काम होता रहा है, लेकिन कहीं आधिकारिक रूप से इसका जो प्रसार और इसका कुछ प्रलेखन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वेंकटेश्वर राव। मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा श्री बालेंदु दाधी जी को। आप उनसे बखूबी परिचित हैं और मैं उनको इसलिए बधाई देता हूं कि पहले वो माइक्रोसॉफ्ट में भारत के स्थानीकरण के प्रमुख थे, अब वे एशिया के प्रमुख हो गए हैं, इसलिए बहुत बधाई और आमंत्रित है। धन्यवाद जवाहर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, मेरा ताल्लुक़ चूँकि टेक्नोलॉजी से है तो मैं बात थोड़ी टेक्नोलॉजी की करूँगा। पिछले दिनों, अभी 2-3 दिन पहले जब हम लोग मॉरिशस में आए, तो यहाँ आने के बाद मैंने अपने कंप्यूटर को, उसमें मैंने अपना चार्जर लगाया और यहाँ पर देखा कि यहाँ के जो सॉकेट हैं उसमें मेरा चार्जर का प्लग उसमें जा नहीं रहा, क्योंकि दोनों के मानक अलग अलग हैं। तो ये मानक इसलिए महत्वपूर्ण है और जीवन के हर क्षेत्र में मानकों की हमें ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम लोग कहीं भी जाएं, किसी भी स्थिति में हों, लेकिन हमें वही एक्सपीरियंस मिलेगा, वही अनुभव मिलेगा जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं, वही मानक है। यदि मुझे मानक को परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो मैं कहूँगा कि प्रामाणिक और नियम आधारित और विज्ञान सम्मत एक रूपता। प्रामाणिक, नियम आधारित, विज्ञान सम्मत एक रूपता। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर ये एक रूपता ना होगी तो दुनिया में सब लोग, सारे देश अपनी अपनी दिशाओं में जा रहे होंगे। कहीं ना कहीं एक शक्ति की ज़रूरत है, कुछ नियमों की ज़रूरत है जो उनको
एक दूसरे के साथ में जोड़ते हों। अगर ये प्रामाणिकता नहीं हुई तो जो बल्ब बिजली का हम जलाते हैं, हो सकता है भारत में अलग तरह से जल रहा होगा, यहाँ पर अलग तरह से जल रहा होगा। जिस इंटरनेट का हम प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है कि हम भारत की वेबसाइटों को ना देख पाएँ अगर मानक वहाँ पर उपस्थित नहीं है, और मॉरिशस की वेबसाइटों को हम भारत में ना देख पाएँ। लेकिन चूंकि इंटरनेट को जब बनाया गया तो उसके भी मानक निर्धारित किए गए, किस तरह से डेटा का परिवहन होता है इंटरनेट पर, वो निर्धारित किया गया, उसके मानक बनाए गए, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बनाई गई। उसी लैंग्वेज के आधार पर, उसी भाषा के आधार पर इंटरनेट पर परिवहन होता है डेटा का। इसलिए पूरी दुनिया में हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि वो मानक पर आधारित है। अगर मानक ना होता तो आपके कंप्यूटर में बनाई हुई फाइल दूसरे कंप्यूटर में नहीं खुलती, और आपके मोबाइल फ़ोन पर अगर आपने कोई टिप्पणी टाइप कर दी तो व्हाट्सएप को जब आप कंप्यूटर पर जाकर खोलते तो वहाँ दिखाई नहीं देती। लेकिन चूंकि वह मानक मौजूद है, इसलिए आप हर जगह उस टिप्पणी को देख पा रहे हैं, हर जगह उस फाइल को देख पा रहे हैं। आप अपने एप्पल मैकिन्टोश कंप्यूटर के भीतर कोई वर्ड फाइल बनाते हैं, लेकिन उसको आप विंडोज़ में खोल लेते हैं। कोई व्यक्ति हो सकता है मॉरिशस से ईमेल किसी को भेजता है, और वो ईमेल नेपाल भेजी जाती है, और नेपाल में बैठे हुए हमारे साथी उसको खोल लेते हैं और पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि मानकों का पालन करते हुए ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक चीज़ का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि अगर मानक ना हो तो बहुत प्रकार की समस्याएं हमारे दैनिक जीवन में, हमारी भाषा के संदर्भ में भी आती है, और अनेक यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी देवनागरी लिपि में हम पंडित शब्द को 3 तरह से या 4 तरह से लिख सकते हैं। पंडित में बिंदु के साथ, अनुस्वार के साथ आप लिख सकते हैं, आधे अणय के साथ लिख सकते हैं पंडित, आधे नय के साथ भी लिख सकते हैं, और कुछ लोग गलती से हो सकता है कि चंद्र बिंदु लगा दे पेपर और वैसे भी पंडित लिख दें। तो अनेक प्रकार से पंडित लिखा जा सकता है और लिखते हैं लोग। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि हम जैसे लोग जो तकनीकी कंपनियों में काम कर रहे हैं, और अब जब हम सर्च की उसकी एक प्रणाली बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, तो वो कैसे सर्च करेगा? क्योंकि वो इंटरनेट पर जाएगा और देखेगा किसी ने तो पंडित अनुस्वार लिख दिया, किसी ने चंद्रबिंदु लगा दिया, किसी ने नय लगा दिया, तो सर्च कैसे होगी? क्योंकि सर्च का काम क्या है? जो आपने कीवर्ड दिया ठीक उसी के अनुरूप जाकर के इंटरनेट पर ढूंढना। और अगर मान लीजिए वो मानक पर आधारित हम टिप्पणियां नहीं करेंगे तो नहीं ढूंढ पाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें इस प्रकार की आती है। एक और दिक्कत जो है, हमारी हिंदी भाषा में अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग तरह से कई शब्दों को लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर अड्डा शब्द है, तो हो सकता है कि मीडिया के लोग उसको, या सामान्य जो लोग हैं, डे के नीचे हलंत और डा लिखें। हो सकता है कि कुछ लोग, जैसे संस्कृत में आप इस्तेमाल करते हैं, तो संस्कृत की प्रवृत्ति है संक्षिप्तीकरण की या चीज़ों को साथ लाने की, तो वो हो सकता है कि अक्षरों को मिलाकर लिखे, क्योंकि डे के नीचे डे लिखे। तो इस प्रकार, और कोई व्यक्ति हो सकता है कि वो किसी और रूप में उसको लिखे। तो अंततः जब सर्च होगी तो कैसे संपन्न होगी? अब मुझसे पूर्व अनेक वक्ताओं ने टेक्नोलॉजी की जो बात की उसमें इस प्रकार से किया कि थोड़ा थोड़ा जो ये दिक्कतें पैदा हो रही है उसको टेक्नोलॉजी ने भी पैदा किया है, ऐसा आभास हमें मिलता है, जो सच है। असल में कुछ दिक्कतें टेक्नोलॉजी ने भी पैदा की है, खासतौर पर सोशल मीडिया के इस दौर में। लेकिन दूसरी बात भी सच है कि कुछ दिक्कतें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में पैदा कर दी है। क्योंकि जब हम पंडित को 4 तरह से लिखेंगे तो बेचारे टेक्नोलॉजी वाले क्या करेंगे? वो कैसे सर्च करके दिखाएंगे? और जब सर्च नहीं आएगा तो हम कहेंगे सर्च परिणाम तो सही नहीं है। तो दोनों तरफ से है। अब एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जब गूगल का कीबोर्ड आया टाइप करने के लिए, जो ट्रांसलिटरेशन का कीबोर्ड आया, तो अनेक लोगों ने देखा कि उसमें पूर्ण विराम नहीं है, और पूर्ण विराम के बदले लोग मजबूरी में एक खड़ी, एक डंडा था, उसकी आकृति का इस्तेमाल करने लग गए एक विकल्प के तौर पर, और बाद में वही प्रचलन में आ गया, लोगों ने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब वो तो कोई शब्द नहीं है, वो प्रामाणिक नहीं है, वो डंडा पूर्ण विराम का विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमारी भाषा को प्रभावित कर दिया, उसको विकृत कर दिया। तो ये एक उदाहरण आपको यहाँ पर इस प्रकार का दिखाई देगा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के सामने पैदा किए। जैसे राम और रोम, इनको लिखने का जो तरीका है, कुछ लोगों ने रे के आगे आ की मात्रा और फिर एक ही मात्रा और मैं लिख दिया, तो वो रोम बना लिया उन्होंने। लेकिन वो असल में रोम नहीं है, रे के आगे ओ की मात्रा होनी चाहिए और मैं होना चाहिए, तब वो रोम है। तो जब अनेक प्रकार के शब्द, अनेक प्रकार से बनाए हुए नकली किस्म के शब्द जो मानक नहीं है, जब वो आ जाते हैं तो टेक्नोलॉजी के सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन
मानक के क्षेत्र में तकनीक में बहुत बड़ा काम हो रहा है बहुत लंबे समय से, क्योंकि सारा ढांचा ही टेक्नोलॉजी का भरभरा कर गिर जाएगा अगर मानकीकरण हम नहीं करेंगे। तो हमारी जो भाषाएं हैं उनमें यूनिकोड के नाम से कुछ मानक बनाए गए, टेक्स्ट को कंप्यूटर पर स्टोर करने के, सहेजने के मानक बनाए गए। लेकिन आज भी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसका प्रयोग नहीं करते। वो भूल जाते हैं कि जब तक इन मानकों का प्रयोग लोग नहीं करेंगे, जब तक ये लोकप्रिय नहीं होंगे, तब तक ये टेक्नोलॉजी सरल नहीं हो सकती। इसी प्रकार से भारत सरकार ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में टाइप करने के लिए कीबोर्ड के मानक बनाए। इसमें से एक बहुत अच्छा मानक है, और मैं आप लोगों से अगर पूछूं यहाँ पर, चूंकि बहुत लोग मॉरिशस के हमारे हैं जिनके लिए हमने 2010 में और 2013 में अनेक कक्षाएं ली थी यहाँ पर मानकीकृत ढंग से टाइप करने के लिए, वो अनेक मित्र हमारे मौजूद हैं, धुरंधर जी भी यहाँ मौजूद है, उन्होंने भी वो कक्षाएं अटेंड की थी। तो आप में से कोई बता पाएंगे कि वो मानक कौन सा है? टाइप करने के लिए कौन सा मानक हिंदी में प्रयुक्त होता है? किसी को याद है? हिंदी में टाइपिंग के लिए, कंप्यूटर पर टाइपिंग के लिए कौन सा स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है जी? वो फॉन्ट है। किसी को ध्यान आ रहा है? उसका नाम है इंस्क्रिप्ट। अब आपको याद आ गया होगा। अनेक मित्र हैं, अंजलि जी बैठी हैं, अंजू जी बैठी हैं, और बहुत सारे, मतलब अलका जी बैठी हैं, और कल्पना लाल जी, सब लोगों ने वो जो हमारी कार्यशालाएं थी मानक हिंदी टाइपिंग की, उनमें इन्होंने हिस्सा लिया था। तो इनके लिए भी ताली होनी चाहिए एक बार। तो मित्रों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मानकीकरण पर बहुत काम हुआ है, लेकिन उसके साथ ही साथ समस्या, जैसे मैंने कहा कि कुछ समस्याएं टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए पैदा की, कुछ हमने उसके लिए पैदा की। तो जो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड आया, उसको सीखने से हम लोगों ने इनकार कर दिया। अधिकांश हिंदी वाले जो पाठक हैं, प्रयोक्ता हैं, वो इंस्क्रिप्ट को नहीं सीखते, और उन्होंने मांग की कि हमारे लिए कोई ऐसा तरीका बनाओ कि हम अंग्रेजी में लिखते रहें और वो हिंदी में उसका ट्रांसलिट्रेशन होता रहे। तो अंततः मजबूर होकर तकनीकी कंपनियों को ये करना पड़ा। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि हम सबको इंस्क्रिप्ट जो मानक है उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये कि बहुत विज्ञान सम्मत ढंग से वो बनाया गया है। आप उसमें बहुत तेज रफ्तार से काम कर सकते हैं, आप बहुत अधिक शुद्धता के साथ हिंदी में काम कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। अक्सर मैं अपने कार्यक्रमों में जाता हूं तो लोग मुझे कई बार चुनौतियां देते हैं कि आप इसको टाइप करके दिखाइए, क्योंकि आप कहते हैं कि इंस्क्रिप्ट मानक है हिंदी के लिए। तो किसी व्यक्ति ने मुझे एक चुनौती दी, उन्होंने कहा कि ये टाइप कीजिए आप। मैंने कहा क्या टाइप करना है? तो उन्होंने कहा प्रत्युत्पन्न मति। तो इंस्क्रिप्ट के जरिए मैंने टाइप करके दिखा दिया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये तो सही है, एक और शब्द मैं देता हूँ, किंग कर्तव्य विमूढ़। तो मैंने कहा अच्छा इसको भी मैं करता हूँ, और वो इंस्क्रिप्ट के जरिए मैं उसको बड़े आराम से टाइप कर पाया। मैंने कहा अब मैं एक आपको चुनौती दूंगा, ये अगर आप किसी भी तरह से टाइप कर दो, रोमन के जरिए या रेमिंगटन के जरिए, किसी भी जरिए, तो मैं मान जाऊंगा कि इंस्क्रिप्ट सब बेकार है। तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए, मैं अभी करता हूँ टाइप। तो मैंने कहा ठीक है, राम रक्षा स्रोत में एक श्लोक आता है, उसको टाइप कर दीजिए आप। उसकी पहली पंक्ति जो है श्लोक की, वो एक ही शब्द से बनी है, और वो श्लोक क्या है? वो है आत्मसज्ज धनुषा विशुष्प्रशा वक्षया सुगनि संग संगिनो। ये पहला शब्द है, एक ही शब्द, आत्मसज्ज धनुषा विशुष्प्रशा वक्षया सुगनि संग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणौ वग्रतः पति सदैव गच्छताम। ये दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में 5-6 शब्द हैं, लेकिन पहली पंक्ति में एक ही शब्द है। तो मैंने कहा इसको आप टाइप कर दीजिए, आज नहीं कल तक कर दीजिए, परसों तक कर दीजिए, किसी भी मानक का प्रयोग करते हुए, तब मैं मानूंगा कि हाँ हिंदी में मानकों की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु क्षमा करें संभव नहीं है मेरे लिए, अब आप करके दिखाइए। तो मैंने उनको टाइप करके दिखाया, वही आत्मसज्ज धनुषा विशुष्प्रशा वक्षया सुगनि संग संगिनो। तो ये मानक की शक्ति है, और इसका प्रयोग हम सबको टेक्नोलॉजी में भी करना है। सिर्फ अपनी लिपि में ही नहीं, सिर्फ अपनी भाषा में ही नहीं, तकनीक में भी मानक का प्रयोग हमें करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बालेंदु जी। आपको तो इस विषय पर घंटों सुना जा सकता है, और हमने सुना भी है, लेकिन आज समय सीमा के कारण मैं क्षमा चाहता हूं कि आपको हम पूरा नहीं सुन पा रहे हैं, और अगला सत्र भी यहाँ होना है। मैं अब हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के शिक्षाविद और बहुत सक्रिय समर्पित भाषा के लिए प्रोफेसर अमिताभ सक्सेना जी से निवेदन करूंगा कि वे बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें। प्रोफेसर अमिताभ सक्सेना जी। धन्यवाद आदरणीय मंच। समय
कई जो भी समस्याएं हैं, समय की जो कमी है, मैं अपने ऊपर पूरा उत्तरदायित्व लेता हूँ। बहुत छोटी छोटी बातें, मानकीकरण आवश्यक है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, इसको मानना चाहिए। चाहे वो मोबाइल के चार्जर से बालेंदु जी ने जिसका रेफरेंस दिया कि आप मोबाइल चार्ज करके दिखा दीजिए, तो वो सब स्वीकार लेंगे कि मानकीकरण महत्वपूर्ण है। लेकिन स्थानिकता भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप, जैसे मेरे परिवार में कोई कुछ बोलता है मुझसे, तो उसकी भाषा थोड़ी सी भिन्न रहती है। मैं आज सवेरे वेद जी से बात कर रहा था भाषाओं को लेके, बहुत छोटी सी बात कही, आप मुझे बताएं, आप सबको हिंदी आती है, लिखना आती है? उन्होंने एक मुझसे सवाल पूछा था, आप लोग चाय पीते? तो चाय पीना, आपको चाय पीना है कि चाय पीनी है? आपको चाय पीना है, चाय पीनी है? इसमें एक मानकीकृत शब्द है और दूसरा गलत है मानक के अनुसार। अब इतना ज्यादा बड़ा विषय नहीं है ये। पीने में भी वही प्रक्रिया है, पीनी में भी वही प्रक्रिया है, क्रिया भी वही है, वर्ब भी वही है। मानकीकृत, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इतना ज्यादा एक इस तरफ ले जा रहे हैं, देखिए कई ऐसी भाषा हैं जिन भाषाओं को हम इस मानकीकरण के कारण हमसे थोड़ी दूर होती गई। इसलिए मानकीकरण के उतने आपकी रुचि में, आपके सृजन में अगर मानकीकरण बाधा है, तो कृपया उसे प्रारंभ में ना अपनाएं। प्रारंभ में अपने भाव को प्राथमिकता दें। आप जो लिखने चाह रहे हैं, स्थानिकता को प्राथमिकता दें। मैं कई गीतों को आपको बता सकता हूं जिनमें कि वो शब्द नहीं है जो मानकीकृत है। इसलिए मानकीकरण अब बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी खुद की रुचि बहुत ज्यादा महत्व रखती है। भाषा के प्रति आपके हृदय में जो सम्मान है, प्रेम है, वो बहुत रुचि रखता है, आप वो कैसे सोचते हैं। लेकिन हिंदी के वो शब्द, जैसे अलका दीदी ने लड्डू का उदाहरण दिया था, अगर लड्डू का मानकीकरण, उन्होंने कहा था लड्डू का मानकीकरण है, लड्डू का मानकीकरण होता तो मॉरिशस में सिर्फ लड्डू की एक ही दुकान होती अगर वो उस मानक पे बनाती। मुझे तो मेरी माँ जब लड्डू बनाती थी तो अच्छा लगता था, तो वो एक अलग मानक था। सबका अपना अलग अलग मानक है, 10 दुकानें चलती हैं, सबके अपने मानक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड मानिए, स्वीकार करता हूँ। मानकीकरण की में कोई भेद नहीं है सर, आप लोग जितना स्वीकार कर सके। हिंदी की स्वीकार्यता या हिंदी के शब्दों पे मैं कह रहा हूँ, कृपया उसका थोड़ा ध्यान रखिए। लोहपदगामिनी आज तक किसी ने नहीं लिखा है, इसलिए हम रेल स्वीकार करते हैं। हिंदी जितनी समावेशी है, विश्व की कोई भी भाषा उतनी समावेशी नहीं है, उस समावेशिता को भी स्वीकार करिए। दूसरी, हिंदी की सुंदरता को भी स्वीकार करिए। आप लोग सब उच्च शिक्षा के लोग हैं, आप शोध शब्द भी जानते हैं, अनुसंधान शब्द भी जानते हैं, अन्वेषण शब्द भी जानते हैं, गवेषण शब्द भी जानते हैं। हमने किसी भाषा से शहीद ले लिया, वो हमने, लेकिन उसको हुतात्मा नहीं कहा। हम साधु भी जानते हैं, संत भी जानते हैं, ऋषि भी जानते हैं, मुनि भी जानते हैं। हमारी भाषा की जो सुंदरता है उसको बनाएं और मानक को पूरा पाले। मैं समय को मानता हूं सर, धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। मैं अब कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय जानकी प्रसाद शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि इस महत्वपूर्ण सत्र को संबोधित करें। आदरणीय जानकी प्रसाद शर्मा जी। आदरणीय संतोष चौबे जी, मंडोई साहब, विद्वान वक्तागण और समस्त महानुभाव, कल रविंद्रनाथ टैगोर संस्थान में हम सबका जाना हुआ था और जाहिर है मैंने किसी एक अलग नज़र से उस इमारत को देखा पहले बाहर से। तो मुख्य द्वार पर बांग्ला में गुरुदेव की एक काव्य पंक्ति लिखी हुई है। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ थोड़ा थोड़ा। एखनी विश्व मिले छे एकटी बाशे, जहाँ तमाम दुनिया एक नीड़ में रह सकती है या रहती है। तो गुरुदेव का इस काव्य पंक्ति में जो परिप्रेक्ष्य है, वही परिप्रेक्ष्य विश्व रंग का है। तो जिस परिप्रेक्ष्य को लेकर विश्व रंग चल रहा है, उसमें किसी भी, चाहे भाषा हो या लिपि हो, उसके वर्चस्व का सवाल ही नहीं उठता।
कि हम संसार में हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये इस परिप्रेक्ष्य को लेकर विश्व रंग का जो कारवां है वो लगातार 7-8 साल से आगे बढ़ रहा है। तो हम कोई भी लिपि अगर ये दावा करती है कि वो 100% वैज्ञानिक है और मनुष्य के कंठ में जितनी भी ध्वनियां हैं उन सबको अंकित करने में सक्षम है, तो इससे बड़ा कोई भ्रम दुनिया में नहीं है। मैं दो उदाहरण, बहुत बड़े उदाहरण आपके सामने देता हूं। ये बात कहाँ से मेरे जहन में आई और ख़ुद मैंने, आप क्षमा करें, देश की मैं दक्षिण द्रविड़ भाषाओं की लिपि तेलुगु को भी कुछ खूब पढ़ सकता था, पर अब कुछ पढ़ सकता हूँ। बांग्ला में ठीक से पढ़ सकता हूँ, उर्दू, फारसी, अरबी, इन तीनों भाषाओं को मैं किसी भी तरह से पढ़ सकता हूँ और मैं किसी भी तरह से लिख भी सकता हूँ। क्षमा करें, इसको आप प्रशंसा ना समझें। तो मैंने स्वयं इसको व्यावहारिक रूप में इस बात को देखा और 2 विद्वानों के मैं आपके सामने उदाहरण देता हूँ जो स्वयं में प्रमाण हैं एक तरह से, और आप उन सबसे वाकिफ़ हैं, कोई उनसे नावाकिफ़ नहीं है। अली सरदार जाफरी जब दीवान गालिब को 1951 की बात है ये, उसको संपादित कर रहे थे, मीरा को भी संपादित किया उन्होंने, आप सबने पढ़ा, मीरा को भी, मीरा की बानी, कबीर को भी उन्होंने संपादित किया, गालिब को भी उन्होंने संपादित किया। और वो गालिब का उनका जो दीवान हिंदी में सैकड़ों संस्करण उसके आ चुके हैं, आप लोग देखते होंगे। उसकी भूमिका में उन्होंने बिल्कुल अंत में जाकर एक बात वहाँ कही है कि क्योंकि नागरी में लिप्यंतरण है उसमें, जाहिर है, और उसी पद्धति से है कि शायरी अगर उसमें लिखा है तो तालब शाह दीर्घ और आ पर ई की मात्रा और उसके नीचे नुक्ता लगा हो शायरी, क्योंकि शायरी तो होता नहीं, कोई शब्द ई की ध्वनि है उसमें, पर वो ई इधर वाली ध्वनि नहीं है, वो ई है। ई जो ऐन की आवाज़ आती है वो ठीक से फारसी जानने वाला, उर्दू जानने वाला इस्तेमाल नहीं कहेगा, इस्तेमाल कहेगा वो यहाँ पर। तो इस तरह से लिखने की बात थी, लेकिन तो भी सरदार जाफरी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने लिखा जाकर अंत में कि खुदा ने, भगवान ने मनुष्य के कंठ में इतनी ध्वनियाँ दी हैं कि उन ध्वनियों का अंकन करने के लिए कोई भी लिपि सक्षम नहीं है दुनिया की, कोई भी लिपि सक्षम नहीं है। कोई लिपि दावा नहीं कर सकती कि मनुष्य के कंठ में जो ध्वनियाँ हैं उन सब ध्वनियों के लिए ध्वनि चिन्ह वो दे सके। ये बात आगे जब जाकर बढ़ती है, लगभग उसके आप समझिए कि लगभग 80 साल बाद वागीश शुक्ल से आप वाकिफ़ होंगे, यानी अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू फारसी के प्रकांड पंडित हैं। उनका अनुशासन तो गणित है, गणित के प्रोफेसर रहे, आप सब जानते होंगे। तो उन्होंने लिपिकरण की समस्या पर एक किताब लिखी और उनका जो केंद्रीय उनकी स्थापना उसमें यह है कि इस भ्रम को हमें त्याग देना चाहिए देवनागरी को लेकर कि देवनागरी में जो लिखा जाता है वही हम पढ़ते हैं, या जो हम बोलते हैं वो सब लिखा जाता है। इसको मैंने कहीं और से समझा, फिर एक संस्कृत के मेरे मित्र हैं विद्वान, उनके ज़रिए, कि आखिर ये बात क्या है। तो पाणिनि को थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, वो सूत्र मुझे ध्यान आया, उच्चैरुदात्ता नीचेरी अनुदात्ता। तो 3 स्वर होते हैं, अगर आपको वैदिक संहिताओं को पढ़ना हो तो 3 स्वर, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, 3 स्वर होते हैं। तो इन तीनों स्वरों की पहचान के लिए जो है, स्वरित के लिए तो नहीं कुछ, कि उदात्त के लिए ऊपर पड़ी लकीर आपको डालनी होगी, अनुदात्त के खड़ी लकीर डालनी होगी, अनुदात्त के लिए पड़ी लकीर डालनी होगी। ये व्यवस्था हमारी लिपि में नहीं है।
वैदिक संहिता का पाठ आप मानकीकृत देवनागरी लिपि से नहीं कर सकते। अगर आप पाठ करेंगे तो वो अशुद्ध पाठ होगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो स्वर पद्धति है, हमारी स्वर पद्धति में गमन, कमल, इस तरह से बोलने वाले द्रविड़ भाषाओं में आपको मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप नागपुर से ऊपर आएंगे भारत में, तो इसके बाद आ का डिलीशन हम कर लेते हैं। अगर हम उत्तर की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आ का लोप हम कर लेते हैं। तो ये जो लिपि की जो बात है, तो लिपि का उच्चारण से भी जोड़कर देखने की उसको ज़रूरत होगी हमारे लिए। तो ये दावा, ये सर्वथा ये गलत दावा। इसके अलावा और भी बात है। नुक्ता की बात आ रही थी अभी। एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ। एक नुक्ता का नुक्ता हो जाए बस। नुक्ता में भी एक नुक्ता है। ये बड़े काम की बात है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, माफ करें आप। नुक्ता में भी एक नुक्ता है कि जो नुक्ता है यानी आधा का बगैर नीचे के बिंदु के, आधा का बगैर नीचे के बिंदु के, नुक्ता, इसका अर्थ होता है मर्म की बात। वो तो कहते नहीं है जो अच्छा शेर समझ, अच्छे काव्य मर्मक कहते हैं भाई बड़ा नुक्ता रस है, यानी नुक्ते, हम कहते नुक्ते की बात है। तो नुक्ता, नुक्ता ये है वो जिसको लेके झगड़ा होता है। तो नुक्ते में भी नुक्ता है। नुक्ते में भी, हम हिंदी में ये है कि नुक्ता नुक्ता चल रहा है, उसमें भी नुक्ता है। एक नुक्ता मर्म की बात है, एक नुक्ता वो नीचे जिसके बिंदु आता है। अब लीलाधर मंडलोई जी बैठे हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि नुक्ते की बात हो, इनकी कविता याद ना आए। नुक्ता पर ये कि इनकी बड़ी दिलचस्प कविता है, संयोग की बात है। ये इसलिए नहीं कि मंडलोई जी सामने बैठे हैं, ये विषय पर बात हो रही है। तो मेरी भाषा में नुक्ता नहीं है। इनकी एक कविता है, छोटी सी कविता है। मेरी भाषा में नुक्ता नहीं है। लिखने बैठता हूँ जब, आते हैं बार बार नुक्ते वाले शब्द। अब मैं उनकी पंक्ति में नहीं रहा। क्या अंतिम पंक्ति पढ़ दूं? मैं हिंदू नहीं हूं। अब मैं उनकी पंक्ति में नहीं रहा, यानी मैं हिंदू नहीं हूं। तो ये जनाब क्या अर्ज किया जाए, सबसे पहले मैं अपने विद्वान वक्ताओं का वाकई हर वक्ता को 1 घंटे सुना जाना चाहिए था मेरे लिए। बहुत धन्यवाद। ये सत्र को हम समाप्त करने जा रहे हैं। मैं इंडोनेशिया से आई सारिका जेठलिया जी से निवेदन करूंगा कि 1 मिनट में धन्यवाद ज्ञापन करें। 1 मिनट आपके लिए। मंच और सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध गुणीजनों को सादर अभिवादन करती हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। इस विषय पर हम जितनी भी अपनी बात रखें कम रहेंगी। तो मैम ने और सब ने बहुत ही अच्छे से समझाया और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब इन बातों का ध्यान रखेंगे, लेकिन हिंदी को कठिन नहीं बनाएंगे, ताकि जो हमारी जनरेशन है वो रुचिपूर्वक हिंदी पढ़े और उसको आगे बढ़ाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं भी हिंदी पढ़ाती हूँ तो मालूम है कि बिंदी जो है रोमन में जब लिखती हूँ MAIN, तो सब पढ़ते हैं मैन फल खाता हूँ, तो N को मैं अलग तरह से लिखकर दिखाती हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि हम मानकीकरण का ध्यान रखें, लेकिन हम कठिन नहीं बनाएंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।